So let's continue. So good evening and let's continue with our chapter periodic table. अब मुझे कोई बताएगा, प्लीज बताओ और जल्दी, कि लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया है. सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तक किया था. ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तक हो गया था ना. ठीक है. अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला लिख के दिया था. कोई नहीं सर, वो रीजन ही हुआ था. ओके, ठीक है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसे हम लोग डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से. ठीक है. एंड जेड इफेक्टिव के लिए हम लोगों के पास एक मस्त फॉर्मूला है जो हम लोग यूज नहीं करते हैं. ठीक है. ये जस्ट फॉर्मूला तुम लोगों को पता रहना चाहिए. तो मुझे बताओ, बिटवीन जेड इफेक्टिव एंड जेड, जेड मतलब क्या, तो न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर, इनमें ज्यादा बड़ा कौन होगा? तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा बाहर तक जो जाने वाला चार्ज है वो थोड़ा कम रहने वाला है. ठीक है. तो इसमें हम लोग एक कांस्टेंट माइनस करते हैं विच इज कॉल्ड एज सिग्मा. ठीक है. तो यहाँ पे Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो वो मेंशन कर देते हैं. Z इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है. एंड Z इज न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है. तो याद रखो, पीरियोडिक टेबल ये तुम लोगों का 11th का चैप्टर है. कोई तो आई गेस मुझे वही पूछ रहे हैं. एंड ये जेई मेंस में और जे एडवांस में दोनों में पूछा जाता है. ठीक है. ये एकदम बेसिक चैप्टर है. एंड सिग्मा इज कॉल्ड एज स्लेटर कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? तो स्लेटर कांस्टेंट इसे बोलते हैं. ठीक है. तो ये हम लोगों का सिंपल फॉर्मूला है. इसके ऊपर तुम लोगों को अगेन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. तो क्वेश्चन नहीं अगर पूछ रहे हैं तो हम लोग इसके ऊपर कोई कुछ करने नहीं वाले, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखने वाले कि ऐसा कोई एक फॉर्मूला हम लोगों के पास है. ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स. तो चलो देखते हैं. शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स. अब मुझे बताओ, मेरे पास अलग अलग कौन से ऑर्बिटल्स रहते हैं? एक रहता है मेरे पास एस ऑर्बिटल. ठीक है. दूसरा रहता है मेरे पास पी ऑर्बिटल. तीसरा है मेरे पास डी ऑर्बिटल. एंड फोर्थ वन इज माय एफ ऑर्बिटल. अब एफ ऑर्बिटल का शेप यूजुअली हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, बट मैं बता देता हूँ ऐसा कुछ रहता है. ठीक है. ये एक बाहर जाता है, एक अंदर आता है, ऐसा सिनेरियो रहता है यहाँ पे. ठीक है. ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है. ठीक है. तो अब मुझे बताओ, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? अरे बोलो, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? तो आई गेस एक ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं दो इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और एस ऑर्बिटल में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल लूप के अंदर है, एक स्पेरिकल लूप के अंदर है. ठीक है. अब पी ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन्स दो लोब्स में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे, ऐसा कुछ होगा. डी ऑर्बिटल में क्या होगा? डी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन चार लोब्स में डिवाइड हो जाएंगे. चार लोब्स में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे आधा आधा इलेक्ट्रॉन हर एक लोब में रहेगा, आधा आधा इलेक्ट्रॉन हर एक लोब में रहेगा. और एफ ऑर्बिटल में मेरे दो इलेक्ट्रॉन टोटल 8 ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाएंगे. यहाँ पे 8 ऑर्बिटल है, मतलब हार्डली 1/4 इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल के अंदर. मुझे बताओ,
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से ऑर्बिटल के अंदर है? एस ऑर्बिटल में है, पी में है, करेक्ट। तो हम करेक्ट बोल रहे हो, फर्स्ट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होने के बाद ही हम लोग करेंगे ओम, बट डेफिनेटली मैं तुम लोगों का कवर कराऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो अब यहाँ पे मेरे पास 4 ऑर्बिटल्स है, एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है। तो एस पी डी एफ में एस ऑर्बिटल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कैसी है? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एंड उसी बदले यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड मतलब क्या? तो ऐसे वो फैल गया है, ठीक है। हर एक ऑर्बिटल में ये थोड़ा थोड़ा फैल गया है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्पर्स्ड। अब मुझे बताओ, जहां पे सबसे ज्यादा, जहां पे या हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये एक रूल याद रखना, हर एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन एक लोब के अंदर है, पी में 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोब्स के अंदर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक लोब के अंदर, डी में 2 इलेक्ट्रॉन 4 के अंदर, मतलब एक लोब के अंदर आधा इलेक्ट्रॉन, और एफ में 2 इलेक्ट्रॉन 8 लोब्स के अंदर, मतलब एक लोब के अंदर 1/4 इलेक्ट्रॉन सिर्फ रहने वाला है, ठीक है। तो मुझे बताओ, सबसे अच्छे से प्रोटॉन का शील्ड कौन बनेगा? सबसे अच्छे से प्रोटॉन के चार्ज को शील्ड कौन कर पाएगा? एस ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल? तो हम करेक्ट बोल रहे हो, बाकी के लोग आंसर्स करो। तुम लोग माइक ऑन करके भी आंसर दे सकते हो। हेत, मीत, सॉरी हेत नहीं, मीत करेक्ट आंसर है, अपूर्वा करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो ये सबसे अच्छे से कवर कर पाएगा। यहाँ पे बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये बाहर जा ही नहीं सकता, यहाँ पे अगर आया तो ये बाहर जा पाएगा, यहाँ पे आया तो ये भी बाहर जा पाएगा, और यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो भी इजिली बाहर जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होते जा रहे हैं, डिस्पर्स मतलब फैलते जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छे से शील्ड कर पाएगा एस ऑर्बिटल, फिर जाएगा पी, और सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट रहती है डी और एफ ऑर्बिटल की। तो इनकी याद रखना, इनकी शील्डिंग इफेक्ट कैसे रहती है? तो इनकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर रहती है, ठीक है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं था ना। एंड इनकी रहती है इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अरे शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या? तो टू शील्ड समथिंग, मैंने तुम लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के टाइम पे ही बताया था ना, कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को शील्ड करेंगे, वो बाहर जाने से उसको रोकेंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल अगर देखेंगे, तो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, ठीक है। इसके पास कुछ चार्ज है, एंड इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एटम, ठीक है। तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन। तो अभी ये अंदर वाले प्रोटॉन क्या करेंगे? पहले अंदर वाले प्रोटॉन, सॉरी अंदर वाले न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन का चार्ज एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब क्या? तो ये प्रोटॉन के चार्ज को बाहर जाने से रोकने वाले हैं। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉन के चार्ज को क्या कर रहे हैं? ये बाहर जाने से रोक रहे हैं, मतलब शील्ड का काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसको बचा कुचा हुआ कुछ प्रोटॉनिक चार्ज मिलेगा, तो उसके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज रहेगा वो बहुत कम रहता है, और इसके ऊपर जो बचा कुचा न्यूक्लियर चार्ज जाएगा, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को ही हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, याद है ना? ठीक है। तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काम करेंगे एक शील्ड का, वो काम करेंगे एक शील्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे एक शील्ड जनरेट हो गई है इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और जिसकी वजह से बाहर की तरफ बहुत कम न्यूक्लियर चार्ज जा पाता है, ठीक है। तो जो जितना बाहर की तरफ न्यूक्लियर चार्ज जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। और उसमें भी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में वो डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में रहेगा, एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है तो वो अच्छा शील्डिंग दिखा पाएगा, अगर एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है तो वो पुअर शील्डिंग दिखा पाएगा, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है कि ये कैसे होता है। अरे न्यूक्लियस शील्ड नहीं है, न्यूक्लियस ये एक चीज है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन शील्ड का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा है न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर जाने से, ठीक है। तो ये था शील्डिंग इफेक्ट फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले हैं ट्रेंड इन शील्डिंग इफेक्ट, या फिर ट्रेंड इन जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव का हम लोगों को ट्रेंड देखना है। तो ट्रेंड इन
पीरियोडिक टेबल फॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और अभी इसको मैं डायरेक्ट जेड इफेक्टिव ऐसे ही लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स है वो दो टाइप से देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स शील्ड का काम कर रहे हैं और न्यूक्लियस को हम लोग कवर कर रहे हैं, मतलब शील्ड कर रहे हैं। यू कैन से दैट शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, बट ये भी थोड़ा डिफरेंट होगा, देखते हैं। ओके, तो चलो जेड इफेक्टिव का हम लोग देखते हैं कि कैसे इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेंड्स जो पढ़ते हैं वो दो टाइप के पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं अलोंग अ पीरियड, लॉन्ग अ पीरियड, और अलोंग अ पीरियड को ही हम लोग बोलेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो एक पीरियड में हम लोग जैसे जैसे पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाते जाते शील्डिंग इफेक्ट, मतलब सॉरी जेड इफेक्टिव का क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या कम होगा, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो मुझे बताओ, मैं अगर अलोंग द पीरियड जा रहा हूं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नोबल गैसेस हम लोग यूजुअली नहीं देखेंगे, ठीक है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9। मुझे बताओ न्यूक्लियर चार्ज क्या होते जा रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहे हैं। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा या कम होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, सॉरी शील्डिंग इफेक्ट नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जो बाहर तक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बढ़ेगा, बराबर। तो याद रखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बाहर के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन पे अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ते जाएगा। तो लिथियम का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम है और फ्लोरीन का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एकदम कॉमन सेंस की बात है। देखो लिथियम के केस में यहाँ पे +3 चार्ज है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, एंड सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और सिमिलरली यहाँ पे प्लस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रोटॉनिक चार्ज अगर बढ़ेगा, यहाँ पे अगर प्रोटॉन्स का ही चार्ज बढ़ेगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे का अट्रैक्शन ऑब्वियस है बढ़ने वाला है। यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। वो बहुत स्ट्रांग होने का रीजन क्या है? क्योंकि अंदर की तरफ चार्ज ज्यादा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत वीक होगा। यहाँ पे वीक होने का रीजन क्या है? क्योंकि अंदर की तरफ ही चार्ज बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो जैसे जैसे अलोंग द पीरियड जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड तुम लोग क्या बोलोगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इसका रीजन अगर तुम लोगों को पूछा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड क्यों बढ़ रहा है, तो इसका रीजन तुम लोग क्या दोगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का तुम लोग रीजन क्या बोलोगे? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है। धीरे धीरे न्यूक्लियर चार्ज अंदर में जो प्रोटॉन है वही अगर बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा, तो बाहर की तरफ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगने वाला है उसका भी नंबर क्या होगा? बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट बोल रहे हो सब जन। प्रोटॉनिक चार्ज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बाहर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा वो भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड नेक्स्ट थिंग हम लोग देखने वाले हैं अलोंग अ पीरियड, ठीक है, सॉरी अलोंग अ ग्रुप। तो अलोंग अ ग्रुप हम लोग देखने वाले हैं और अलोंग अ ग्रुप वाली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम इसका क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं एक बार। अब टॉप टू बॉटम के लिए मैं फर्स्ट ग्रुप ही लेने वाला हूँ। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है। इनका अगर एटॉमिक नंबर तुम लोग को याद होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर तो 3 रहता है, ये सबको पता होगा। अब 3+8 अगर करोगे तो 3+8 कितना हो जाएगा? 11। 11+8 करोगे तो हो जाएगा 19। 19+18 करोगे तो हो जाएगा 37 और 37+18 करोगे तो हो जाएगा 55, ठीक है। तो ये तुम लोगों को मैजिक नंबर से ही पता रहेंगे, ठीक है। तो मैजिक नंबर याद रखो, ये एडिशन कर रहे हैं तो बहुत सिंपल बाद में बात हो जाएगी। अब मुझे बताओ जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं,
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियर चार्ज है, देखो ये न्यूक्लियर चार्ज है जो बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन, वो बढ़ते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं? करेक्ट, ये बढ़ते जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहे हैं। ओके, अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, बट सिमिलरली मुझे बताओ, जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेंगे, बराबर। तो जैसे जैसे प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, तो ये मत भूलना कि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर बढ़ रहा है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं ज्यादा डायग्राम्स नहीं बनाने वाला हूँ, एक दो ही डायग्राम्स बनाने वाला हूँ, तुम लोगों को ये समझने में जरा इजी चला जाएगा। तो देखो, यहाँ पे मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है या कम होता है? प्रोटॉन को शील्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा या कम होगा? तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियर का चार्ज तो बढ़ रहा है, बट उतना ही शील्डिंग इफेक्ट भी वैसे ही बढ़ते जा रहा है। तो जेड इफेक्ट के ऊपर क्या डिफरेंस आना चाहिए? मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, या सेम रहना चाहिए? क्या लगता है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और प्रणव परफेक्ट बोल रहे हो, आंसर करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। तो मैंने ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके मैंने डायग्राम बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, देखो पॉइंट नंबर 1, न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। बट उसके साथ साथ तुम लोग अगर शील्डिंग इफेक्ट देखोगे, तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है? तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। मतलब 37+8 किया ना? नहीं नहीं, 37+18 किया है, 37+18 होता है, याद रखना, यहाँ पे 18 होता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। बट शील्डिंग इफेक्ट, अगर शील्ड कर रहे हैं, प्रोटॉन के चार्ज को शील्ड कर रहे हैं, तो बाहर की तरफ न्यूक्लियर चार्ज जा नहीं पाएगा, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? यहाँ पे कम होगा। एक फैक्टर जो बढ़ रहा है उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, और एक फैक्टर जो बढ़ रहा है उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो ये बढ़ने वाला फैक्टर और कम होने वाला फैक्टर दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना चाहिए, उतना ही शील्डिंग इफेक्ट वापस कम हो रहा है। तो मुझे बताओ, शील्डिंग इफेक्ट में क्या चेंज आएगा? तो यप, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट इसलिए ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम रह जाता है शील्डिंग इफेक्ट, सॉरी शील्डिंग नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एल्स कभी कभार, कभी कभार डिक्रीज होता है, और एल्स डिक्रीजेस, ठीक है। बट हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इसको सेम रह रहा है वैसे ही बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखो, वापस एक बार एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, क्या होने वाला है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के ऊपर का अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर का अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या? तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना अट्रैक्शन है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? बढ़ गया। बट दूसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट से क्या हो रहा है? तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये अंदर की तरफ वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो कैसे एक्ट करेंगे? एक शील्ड का काम करेंगे, ठीक है। ये एक शील्ड का काम करेंगे, तो जो बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज है, वो इजीली बाहर जा पाएगा क्या? तो ये इजीली बाहर नहीं जा पाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर का होल्ड बढ़ना चाहिए था, बट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वापस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो दो फैक्टर है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना चाहिए, और दूसरा फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होना चाहिए। तो एक फैक्टर बढ़ने वाला है और दूसरा फैक्टर कम होने वाला है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रह जाएगा? तो वो कांस्टेंट रह जाएगा। समझा क्या? देखो,
अभी किसी को डाउट है क्या? ओके। तो ये जरा लिख दो, ये शील्डिंग इफेक्ट है, याद रखो शील्डिंग इफेक्ट नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। समटाइम्स डिक्रीज होने का रीजन क्या है, तो ये हम लोग देखेंगे, बट वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। इट इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल की वजह से ये कभी कभार हो जाता है। तो ये दोनों एग्जैक्टली exactly हमेशा बैलेंस करेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कभी कभार शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम रह जाएगा, सॉरी शील्डिंग इफेक्ट बहुत बढ़ सकता है, और बहुत बढ़ने की वजह से जेड इफेक्टिव एकदम कम हो सकता है। तो ये कभी कभार डिक्रीज होता है, बट हम लोगों को इसमें ट्रेंड्स एंड ऑल नहीं देखना है। ये जस्ट एक प्रॉपर्टी है जो हम लोगों को आगे काम आने वाली है, ठीक है। तो आगे के पॉइंट्स हम लोगों को देखने हैं, लिख दो ये। ओके, अलोंग अ पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है, याद रखना अलोंग अ पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा? तो न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ेगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो तुम लोगों को दो ही चीजें याद रखनी है, अलोंग अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये था शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। अब याद रखो इसके ऊपर हम लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट इससे हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक था, ये सेकंड टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, मैं बार बार उसे शील्डिंग इफेक्ट क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट इट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। करेक्ट बोल रहे हो अपूर्वा। ओके, अब एटॉमिक रेडियस मतलब क्या? तो द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ओके, तो अगर मेरे पास एक एटम है, अगर मेरे पास एक एटम है, ठीक है, तो इसमें इस सेंटर से लेके इस बाहर वाले ऑर्बिट तक का डिस्टेंस जो रहता है, इसे मैं बोलता हूँ एटॉमिक रेडियस। इसे मैं क्या बोलूंगा? एटॉमिक रेडियस। अब मुझे मुझे बताओ, ये अभी इसके आगे वाला जो पार्ट है इसके ऊपर हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये जरा अच्छे से ध्यान देना। अब मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एटम है, हम लोगों को ऐसे सारे के सारे एटम्स मिल पाएंगे क्या? अगर मुझे हाइड्रोजन की रेडियस फाइंड आउट करनी है तो मुझे सिंगल हाइड्रोजन कभी मिलता है क्या? मुझे बताओ, मुझे सिंगल हाइड्रोजन कभी मिलता है क्या? या फिर मुझे क्लोरीन फाइंड आउट कर रहे हैं तो मुझे क्लोरीन की एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करने के लिए सिंगल क्लोरीन अवेलेबल रहता है क्या? यस और नो? तुम लोग माइक ऑन करके भी आंसर दे सकते हो। तो सिंगल एटम्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक तो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, H2 Cl2 O2 N2, ऐसे बहुत सारे तुम लोगों को मैं एग्जांपल्स बता सकता हूँ। तो सिंगल एटम कभी भी नहीं रहता, ठीक है। तो जब दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। क्यों बहुत डिफिकल्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरी बात, तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि एक एटम में ये ऑर्बिट जो रहता है वो स्पेसिफिक नहीं रहता, ये वेव नेचर की वजह से ये बढ़ भी सकता है और ये कम भी हो सकता है, ठीक है। तो वो वहां पे हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि बहुत जन का एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा हुआ नहीं है। बट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सॉरी एक सिंगल एटम रहता नहीं है, अगर एक सिंगल एटम नहीं रहता तो हम लोग एटॉमिक रेडियस कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एटॉमिक रेडियस अगर नहीं कैलकुलेट कर सकते तो हम लोग उसके लिए एक अल्टरनेट मेथड यूज करते हैं। तो अल्टरनेट मेथड क्या है वो हम लोगों को देखना है। तो चलो, अब अल्टरनेट मेथड में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस का कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो उसे हम लोगों ने क्या बोला? द हाफ द डिस्टेंस, ओके, ये लिख दो, हाफ द डिस्टेंस ऑफ
bond length in a molecule is called as atomic radius। ठीक है, तो याद रखो सिंगल एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम लोगों के पास क्या एग्जिस्ट करते हैं, हम लोगों के पास मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स रहने की वजह से हम लोगों ने मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ का आधा जो रहता है वो एटॉमिक रेडियस मान लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया एटॉमिक रेडियस के डेफिनेशन को। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड लेंथ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स अलग अलग टाइप के रहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग एटॉमिक रेडियस हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो कौन सी अलग अलग एटॉमिक रेडियस मिलती है वो हम लोग देखने वाले हैं अभी। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रहती है। तो इसमें पार्ट 1 आता है मेटालिक रेडियस। क्या आता है? मेटालिक रेडियस। पार्ट 2 आता है कोवेलेंट रेडियस। पार्ट 3 आता है वैंडरवाल्स रेडियस। एंड पार्ट 4 आता है आयनिक रेडियस। अगर तुम लोगों ने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में हम लोगों ने ये ऐसे अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स भी देखे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से अलग अलग टाइप की एटॉमिक रेडियस हम लोगों को मिलती है अलग अलग बॉन्ड्स की वजह से। ठीक है, शेप वेरी हम लोग इसमें ही सारे पार्ट कवर कर देंगे। शेप यहाँ पे यूजुअली वेरी नहीं करेगा, डोंट वरी। लिख दो ये पार्ट। ओके अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेटालिक रेडियस से। ठीक है, तो करें स्टार्ट, सबका लिख के हो गया? किसी को फास्ट नहीं लग रहा है ना? ये सब थियरी का ही पार्ट है, अभी तक हम लोगों ने मेन पार्ट तक नहीं पहुंचे। ओके, अब लेट्स स्टार्ट विथ मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो पार्ट 1 इज मेटालिक रेडियस। मतलब क्या? तो मेटल्स के बीच की रेडियस, तो मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो मेटल्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड रहता है और मेटालिक बॉन्ड में जब हम लोग रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो समझ लो मेरे पास दो मेटल्स के एटम्स थे। ठीक है, ये मेटल का फर्स्ट एटम था मेरे पास और ये मेटल का सेकेंड एटम था। ठीक है, मेटल्स के बीच में रहता है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, हम लोग मेटल्स के बीच के मेटालिक बॉन्ड को आगे जाके पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ याद रखना है कि दो मेटल्स के बीच में रहता है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये इस मेटल का सेंटर हो गया, ये इस मेटल का दूसरा सेंटर हो गया। इसे मैं बोलूंगा मेटल ए और इसे मैं बोलूंगा मेटल बी। दोनों अलग अलग मेटल है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों क्या है? अलग अलग मेटल है। एक कॉपर है तो दूसरा जिंक है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की मुझे क्या फाइंड आउट करनी है? तो इन दोनों की मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है। अब मुझे बताओ रेडियस अगर फाइंड आउट करनी होगी तो मैं क्या करूंगा? मैं इनकी लूंगा बॉन्ड लेंथ। क्या लूंगा मैं? इनकी बॉन्ड लेंथ। तो मैंने इसकी बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट की और इसकी बॉन्ड लेंथ को, करेक्ट बोल रहे हो सोहम, इसकी बॉन्ड लेंथ को मैंने कट कर दिया हाफ में। कितने में कट कर दिया? हाफ में। बीच में से ऐसे कट करूंगा मस्त वाला एक। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगी? मुझे अलग अलग रेडियस मिलेगी। मुझे पहली मिलेगी रेडियस ऑफ ए और दूसरी मिलेगी रेडियस ऑफ बी। ठीक है, तो मेटालिक रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मेटालिक रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बॉन्ड लेंथ को, ठीक है, डायरेक्ट हाफ में कट कर देंगे। इसमें मुझे लगता नहीं है किसी को कुछ डाउट होगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो अब ये हो गया मेटालिक रेडियस के बारे में। अब मुझे बताओ अगर मैं कोवेलेंट रेडियस यहाँ पे बीच में लाऊं तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट रेडियस। बट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ये मेटालिक बॉन्ड में देखो ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। परफेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, तो याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड में होती है ओवरलैपिंग। क्या होती है? ओवरलैपिंग। अब ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ओवरलैपिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड में दो टाइप आ सकते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग की वजह से दो टाइप आ सकते हैं। तो पहले मैं लिख रहा हूं एटम्स विथ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम्स विथ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो जब दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स रहेंगे, ठीक है, मतलब दोनों सेम एटम्स रह सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, सेम हो गई, तो दोनों सेम भी रह सकते हैं या फिर थोड़े डिफरेंट भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन और सल्फर, कार्बन की भी 2.5 रहती है, सल्फर की भी क्या रहती है 2.5, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो वो सेम भी रह सकते हैं और डिफरेंट भी रह सकते हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेम पहले जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा था, इसका सेंटर और इसका सेंटर, ठीक है, इधर इसे मैं बोलूंगा Ma और इधर मैं इसे बोलूंगा Mb, दोनों सेम एटम्स है या फिर डिफरेंट भी रह सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। हम लोगों का सिर्फ रूल याद रखना है, हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे बीच में से कनेक्ट कर देंगे, ये कनेक्शन जो है उसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस बॉन्ड लेंथ को बीच में से ऐसे हाफ कर दूंगा, ठीक है। जब मैं बॉन्ड लेंथ को बीच में से हाफ कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी, ठीक है। इधर तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। तो कोवेलेंट रेडियस इज नथिंग बट बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, और जिसमें क्या रहता है, एक तो रहता है रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, खत्म और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर मैंने तुम लोगों को पूछा बिटवीन मेटालिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस, बिटवीन मेटालिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस, विच वन हैज हायर लेंथ या फिर विच वन इज ग्रेटर, कौन बड़ी लेंथ है, तो मुझे बताओ किसकी लेंथ बड़ी है, मेटालिक की या कोवेलेंट की, जल्दी मैसेज करो। करेक्ट आंसर दे रहे हो तो हम, बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ पे हो। प्रणव करेक्ट है, तन्वी करेक्ट है, अपूर्वा करेक्ट है, ओके, ओम परफेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखो मेटालिक रेडियस की लेंथ हमेशा ज्यादा रहती है, तो हम सोहन करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे रीजन क्या बोलोगे, कोवेलेंट रेडियस में होता है ओवरलैपिंग, क्या होगा, ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने की वजह से इनकी रेडियस थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई या फिर गायब हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोग फॉलो कर रहे रहोगे। देखो ये अभी एकदम सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ पहले जो जेड इफेक्टिव था वहां पे तुम लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए रहोगे, एक से ज्यादा कंसेप्ट आ रहे थे, बट इसके आगे वाला बहुत ईजी पार्ट है। अब हम लोगों ने ये फर्स्ट कैटेगरी देखी, एटम्स विथ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब सेकेंड कैटेगरी हम लोग देखने वाले हैं, बी, एटम्स विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सम पार्ट इज लेफ्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब लिखना बाकी है क्या आपका, लिख लो लिख सर लो। रेडियस मध्ये तसं थोडंसं बाकी आहे, म्हणजे पूर्ण नाही रेडियस येतं कोवॅरंट मध्ये. हाँ अच्छा वैसे बोल रहे हो, हाँ करेक्ट बोल रहे हो, करेक्ट, ओके, समझा, मतलब आपका डाउट परफेक्ट है कि यहाँ पे ये पूरी रेडियस एक्चुअली इतनी रहनी चाहिए थी, कितनी, तो ऑलमोस्ट ये इतनी, इतना पार्ट अच्छा खासा बड़ा पार्ट दिख रहा है, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रेडियस एक्चुअल में छोटी है। तो अगेन जैसे मैंने बताया कि हम लोगों के पास सिंगल एटम तो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब हम लोगों के पास एटम नहीं है, हम लोगों के पास मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स से हम लोगों को एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि थोड़ा सा पार्ट जो आप बोल रहे हो, इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ये इतना पार्ट अगर देखोगे तो इतना पार्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही नहीं है, ये इतना पार्ट भी इसके रेडियस का ही है, दिख रहा है, ये बी एटम है और बी एटम का रेडियस का इतना पार्ट हम लोगों ने गायब कर दिया जो कैलकुलेशन में आया ही नहीं है। तो हमारे ये मेथड का ड्रॉबैक है, बट वी कांट डू एनीथिंग, ये हम लोगों ने ऐसे ही जुगाड़ समझते रहोगे, ठीक है, तो ये हम लोगों का जुगाड़ है, हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते तो इनडायरेक्टली ऐसा ही सही, बट कुछ तो मिल रहा है, ठीक है, ओके, तो चलो। ओके, थँक यू. जब अब व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट, ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट रहता है तो क्या होता है वो देखते हैं। अब याद रखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है मतलब डेफिनेटली ये दोनों एटम्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, एक छोटा एटम रह सकता है और एक बड़ा एटम रह सकता है, ओके। अब यहाँ पे अगेन सेम, ये है ए और ये है बी, ठीक है, दोनों के सेंटर्स कंबाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो पहले बताता हूँ। अब एक एटम बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, और विड्रॉ करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, ये जब खींचेगा तो मुझे बताओ बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी या कम होगी, ये जब खींचेगा तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी या कम होगी,
एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा और उस टाइम पे बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी या कम होगी, बताओ बताओ। परफेक्ट, ये कम होगी, ठीक है, बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, कम होगी। ओके, ये जस्ट अ मिनट है, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है। तुम लोगों ने भी, किसी ने मुझे बताया नहीं यार ये। तो ये इधर एक छोटी सी गड़बड़ क्या है पता है, कि कोवेलेंट रेडियस का मैंने फॉर्मूला पहले लिखा और उसके बाद मैंने बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला मुझे लिखना था, ठीक है, जो कि मैंने उसमें ही आगे कंटिन्यू कर दिया, बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2 में लिख दिया है ना। तो लिख दो, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे आया था आर ए प्लस आर बी, ठीक है, मुझे ये लिखना था, बट वो कोवेलेंट रेडियस के इसमें ही चला गया। कोवेलेंट रेडियस का फॉर्मूला रहता है बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा आर ए प्लस आर बी, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिफरेंट हो गई तो तुम लोग क्या बोलोगे, इसके केस में ये हाफ में कट करने के बाद इधर से जो पार्ट बचा वो आर ए था और ये हो गया आर बी, ठीक है। तो वापस यहाँ पे अगर तुम लोगों को पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोवेलेंट रेडियस, तो तुम लोगों ने क्या किया है, तुम लोगों ने बॉन्ड लेंथ को लिया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट, सेम फॉर्मूला, परफेक्ट। बट अभी यहाँ पे जब तुम लोगों को बॉन्ड लेंथ के लिए पूछेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ, ये याद रखो, अगेन इसमें फॉर्मूला तुम लोगों को सिर्फ याद रखना है, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों को क्वेश्चंस नहीं आते, करेक्ट। यहाँ पे एरर ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है और खींचने की वजह से बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो रही है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, थोड़ी कम हो रही है। तो बॉन्ड लेंथ जो कम होती है वो कितनी कम होती है वो हम लोगों को देखना है। तो आर ए प्लस आर बी माइनस कुछ तो कम हो रहा है, एंड माइनस कितना रहता है, तो 0.09 शाई ए माइनस शाई बी। अब ये तुम लोगों ने आई गेस सिंबल फर्स्ट टाइम देखा होगा, आई डोंट नो पहले देखा है कि नहीं, बट दिस इज शाई, ठीक है। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं, तुम लोगों ने अल्फा बीटा सुना है, तो वैसे ही दिस सिंबल इज शाई, ठीक है, सी एच आई, चाय मत बोलना, चीबी मत बोलना, दिस इज शाई, ठीक है। तो हाँ, मोल फ्रैक्शन में तुम लोगों ने ये सिंबल देखा है, करेक्ट करेक्ट। तो ये तुम लोगों ने मोल फ्रैक्शन में सिंबल पहले से देख के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शाई जो सिंबल है, ठीक है, शाई ए डिनोट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड शाई बी डिनोट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। तो अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं तुम लोगों को कुछ फॉर्मूलाज लिख के दे दूंगा, बट इनका यूज नहीं होता, ठीक है। हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, बट याद रखो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 90% ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ थियोरी के क्वेश्चंस आते हैं, और थियोरी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। और होमवर्क में अभी हम लोग इस टाइम से मतलब अभी से मैं तुम लोगों को होमवर्क के लिए एमसीक्यूज देना स्टार्ट कर दूंगा। अभी हम लोग एमसीक्यूज वाले पार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। करेक्ट बोल रहे हो। तो हम अगर तो आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आप हाइड्रोजन में इजीली फाइंड आउट कर सकते हो HCl के बदले, करेक्ट है आपका रीजनिंग। ओके, तो ये थी कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। यश प्लीज ये अंडू कर दो, इसे अंडू करो जरा, यश पाटिल प्लीज अंडू दिस। इज इट देयर, और वो जस्ट मीटिंग में आके ये करके चला गया। अच्छा, यशस्वी, यशस्वी प्लीज अंडू दिस, यशस्वी। ओके, चलो थैंक यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये था कोवेलेंट रेडियस के बारे में, एंड अभी कोवेलेंट रेडियस के बाद हम लोग देखने वाले हैं फाइनली वैंडरवाल्स रेडियस। अब तुम लोगों को वैंडरवाल्स फोर्सेस पता है ना, किस किस को यहाँ पे वैंडरवाल्स फोर्सेस पता ही नहीं है, तो ये बी था। अभी हम लोग सी पार्ट की तरफ जाने वाले हैं, वैंडरवाल्स रेडियस, ठीक है। नोबल गैसेस में रहती है, करेक्ट बोल रहे हो। तो वैंडरवाल्स रेडियस सबको पता है, यहाँ पे वैंडरवाल्स रेडियस क्या रहती है,
तो चलो अब याद रखना, वैन डर वाल्स रेडियस एक्चुअल में हर एक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट रहती है, हर एक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट रहती है, एंड इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या रहती है? वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जिस किसी को पता नहीं, ये मैं तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में ये थोड़ा बहुत बता ही दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, बट ये हर एक कंपाउंड के अंदर रहती है। ओके, तो नो प्रॉब्लम यशस्वी, ये हर एक कंपाउंड के अंदर रहती है। मतलब अगर तुम लोगों के पास एक ऐसा कंपाउंड है, अब ये तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, बीच में ओवरलैप हो गया, इसलिए ये ए और बी मॉलिक्यूल मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। अब ये कंपाउंड है, ये ए बी का एक मॉलिक्यूल है, इसके बाजू में और एक ए बी का मॉलिक्यूल आ गया। अब ये नजदीक आएंगे तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो ये नजदीक आने की एक लिमिट रहेगी। मैं तुम लोगों को वैन डर वाल्स रेडियस अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं तुम लोगों को अल्टरनेट मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब वैन डर वाल्स के फोर्सेस में नहीं बता रहा हूँ, वो हम लोग बॉन्डिंग में कवर करते हैं। अब यहाँ पे ए और बी मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये भी बी और ए बी मॉलिक्यूल है। अब इनको नजदीक आने की एक मिनिमम डिस्टेंस रहेगी, जिसके बाद इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करना स्टार्ट करेंगे? रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक आ सकते हैं और उसके बाद ये और नजदीक नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो द मिनिमम डिस्टेंस between two molecules, the minimum distance between two molecules is called as its van der Waals radius, ठीक है। बट अभी हम लोगों को रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बॉन्ड को हाफ में कट करेंगे, बॉन्ड को हाफ में कट करेंगे, ठीक है। तो वैन डर वाल्स रेडियस अगर तुम लोगों को किसी ने पूछी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वैन डर वाल्स रेडियस, तो तुम लोग क्या बोलोगे? डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, और जिसमें हम लोगों ने बीबी का डिस्टेंस देखा है, तो डिस्टेंस बिटवीन दोस टू मॉलिक्यूल्स, द होल थिंग डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। अब यहाँ पे और एक दूसरी चीज हो सकती है, दूसरी चीज क्या हो सकती है वो देखते हैं। ये मॉलिक्यूल्स ऐसे भी तो आ सकते हैं, ओरिएंटेशन ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऐसी ओरिएंटेशन आ गई, तो तुम लोगों को दूसरी वैन डर वाल्स रेडियस भी एक मिलेगी, ठीक है। दूसरी वैन डर वाल्स रेडियस भी तुम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? तो डिस्टेंस बिटवीन ए मॉलिक्यूल, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टू। तो वैन डर वाल्स रेडियस फॉर बीबी, यहाँ पे तुम लोगों ने फर्स्ट में क्या निकाला था? तो वैन डर वाल्स रेडियस फॉर बीबी। अब तुम लोग क्या बोलोगे? वैन डर वाल्स रेडियस फॉर ए, इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन ए डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए डिवाइडेड बाय टू। अब ये कॉमन सेंस की बात है, अगर तुम लोगों को किसी ने पूछा कि विच वैन डर वाल्स रेडियस इज ग्रेटर, तो बीबी की बड़ी है और ए की छोटी है, ठीक है। बट ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट डेफिनेटली तुम लोगों को ये क्वेश्चन आएगा, बिटवीन वैन डर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस, विच वन इज लार्जेस्ट एंड विच वन इज स्मॉलेस्ट। मुझे बताओ सबसे बड़ी रेडियस कौन सी रहती है और सबसे छोटी रेडियस कौन सी रहती है? सो हम करेक्ट आंसर बोल रहे हो, तो एक ही आंसर बोल रहा है, बाकी किधर है? मीत करेक्ट आंसर है, बाकी के लोग वैन डर वाल्स रेडियस मतलब क्या? तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्रणव करेक्ट आंसर है। तो वैन डर वाल्स रेडियस सबसे ज्यादा रहने वाली है, ओम करेक्ट है, ए ओम करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, तन्वी करेक्ट है। तो वैन डर वाल्स रेडियस सबसे ज्यादा रहने वाली है, मेटालिक रेडियस थोड़ी कम हो जाएगी, और कोवेलेंट रेडियस में तो ओवरलैपिंग की वजह से वो सबसे छोटी हो जाएगी। प्रथमेश करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी ओवरलैपिंग की वजह से, एंड वैन डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ी, क्योंकि इसमें तो थोड़ा डिस्टेंस एक्स्ट्रा का ऐड हो रहा है। देखो ये इतना एक्स्ट्रा का डिस्टेंस ऐड हो गया है, ठीक है, तो इसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये इतना पार्ट लिख लो जरा, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो इसे लिख के। नो प्रॉब्लम होम। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि रेडियस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से रहते हैं, ठीक है। तो चलो एक नई हेडिंग डालते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस।
या फुल लेंथ टेस्ट में तुम लोगों की केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर टेस्ट रहने वाली है, डोंट वरी। आयनिक रेडियस हम लोग अलग से टॉपिक अलग पढ़ते हैं, मतलब एटॉमिक रेडियस हम लोग जैसे अच्छे से पढ़ रहे हैं वैसे ही आयंस की रेडियस हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं, तो डोंट वरी, वहां पे हम लोग आयनिक रेडियस कवर करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस हम लोग पहले देख रहे हैं, और याद रखो ये सारे के सारे एटम्स यहाँ पे मैंने ऊपर जो बनाए थे वो सारे क्या थे, एटम्स थे। आयनिक रेडियस में हम लोग आयंस के बारे में पढ़ेंगे तो वो जरा अलग से पढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहला फैक्टर आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मैं अब इसको डायरेक्ट जेड इफेक्टिव बोल दूंगा, चलेगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो मेरा अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के साथ ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं, ये यहाँ पे +3 चार्ज था, फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, एंड सेकेंड शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, एंड ना ना ना, फजान्स रूल अफेक्ट नहीं करेगा, डोंट वरी, हम लोग उन दोनों का कोरिलेशन नहीं देखते हैं। यहाँ पे +9 चार्ज है, एंड फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ कहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, कहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, +3 में या +9 में? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, +3 या +9? +9 में, ऑब्वियस है। याद रखो +9 में ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का ही चार्ज ज्यादा है ना, अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा तो +9 में चार्ज ज्यादा। अब अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो मैं इजिली अट्रैक्ट कर पाऊंगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बहुत ज्यादा है तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैं इजिली क्या करूंगा, अट्रैक्ट करूंगा, और इनको मैं जैसे ही अट्रैक्ट करूंगा एटम की साइज क्या हो जाएगी, ऐसे कम होना स्टार्ट होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, ठीक है, तो परफेक्ट। तो मुझे बताओ जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ते जाएगा, एटम की रेडियस, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी या कम होगी? जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, रेडियस ऑफ एटम क्या होगी, एटॉमिक रेडियस कम होगी। परफेक्ट, तो एटॉमिक रेडियस कम होगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, दैट atomic radius is inversely proportional to z effective। आई डोंट थिंक इसमें तुम लोगों को किसी को भी डाउट रहना चाहिए, ठीक है, ये बहुत सिंपल था। अभी सारे के सारे फैक्टर्स ऐसे ही सिंपल सिंपल है, तो किसी को अगर डाउट होगा तो डेफिनेटली यू गाइस कैन आस्क मी, डोंट वरी, ठीक है, बट लगता तो नहीं होगा कुछ डाउट होगा। अब सेकंड फैक्टर इज नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स, ये तो सबसे इजी फैक्टर है, सबसे इजी, और इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जो कि हम लोग देखेंगे, ठीक है, बट बाद में देखेंगे। अब मुझे बताओ, मेरे पास एक आइटम है जिसके अंदर सिर्फ एक शेल है, ठीक है, मतलब कोई हाइड्रोजन या फिर हीलियम का आइटम है। दूसरा आइटम है जिसके अंदर टोटल 2 शेल्स है, ठीक है। तीसरा आइटम है जिसके अंदर टोटल 3 शेल्स है। मुझे बताओ नंबर ऑफ शेल्स ये बढ़ते जाएंगे तो एटम की रेडियस बढ़ते जाएगी या कम होगी? ये तो मतलब बच्चों का हो गया, ठीक है, परफेक्ट, तो ये बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एटॉमिक रेडियस, भी तो ऐसे कुछ लिखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। एटॉमिक रेडियस, करेक्ट बोल रहे हैं सब जन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। खत्म, इसमें ज्यादा कुछ सोचने जैसा है ही नहीं, ठीक है, तो सिंपल सा, आई डोंट थिंक और कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। हम लोग डायरेक्ट जरा ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। किसी का लिखना बाकी है तो जरा हैंड रेस करो, लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा फिर, अगर बाकी होगा तो। ओके, तो चलो आगे बढ़े। किसी ने हैंड रेस नहीं किया तो आई गेस सबका हो गया लिख के। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एक्सेप्शन सारे आएंगे ना, पहले हम अभी तक हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, एक्सेप्शंस पे आएंगे, बट पहले नॉर्मल जो ट्रेंड देख लेते हैं। तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, और याद रखो एक्सेप्शंस मतलब क्या, तो उसका कुछ अलग एक्सप्लेनेशन रहता है, ठीक है, डोंट वरी, एक्सेप्शन मतलब तुम लोगों को कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है, हर एक का एक्सप्लेनेशन है अपने पास, ठीक है। तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, अब ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल हम लोग 2 टाइप के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड, ठीक है, अलोंग अ पीरियड मतलब क्या, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट अगर तुम लोगों को मैं पूछूंगा तो तुम लोग मुझे क्या बोलोगे कि देखो सर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, करेक्ट। अब लेफ्ट टू राइट में अगर जेड इफेक्टिव बढ़ते जाएगा +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9, ठीक है, तो तुम लोग मुझे बोलोगे कि उसके वजह से एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी ऊपर देखा, तो तुम लोग मुझे बोलोगे, जो कि किसी ने बोला भी है, सोहम ने बोला है, तो करेक्ट बोला है सोहम कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होगी, एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होगी, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। तो चलो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इसमें एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लिथियम सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा बताओ। लेफ्ट टू राइट जाते जाते एटॉमिक रेडियस क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। तो लिथियम जो है वो डिक्रीज। रहता है सबसे बड़ा, परफेक्ट, ठीक है। तो लिथियम सबसे बड़ा और फ्लोरीन सबसे छोटा, लिथियम सबसे बड़ा और फ्लोरीन सबसे छोटा, ठीक है। तो इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम, देखते हैं इसमें कौन दिमाग लगा पाता है। किसी ने तो मुझे पहले आंसर दिया था इसका, तो अभी देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। हाइड्रोजन और हीलियम में अगर तुम लोगों को मैंने पूछा विच वन हैज, तो हम करेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है, हीलियम। परफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हैं। तो आई गेस ये तुम लोगों का पहले से पढ़ा के हुआ है या तुम लोगों ने अच्छा दिमाग लगाया है, आई डोंट नो, बट ठीक है। तो हीलियम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। प्रणव आपका भी आंसर करेक्ट है। तो हीलियम हैज अ ग्रेटर साइज, इसका रीजन याद रखो, हाइड्रोजन और हीलियम में हीलियम ये राइट हैंड साइड पे आता है और हाइड्रोजन पहले आता है, बट करेक्ट बोल रहे हो शुभम, हीलियम इज अ नोबल गैस। हीलियम कौन सी गैस रहती है, तो हीलियम रहती है नोबल गैस, ठीक है। एंड नोबल गैसेस के अंदर रहते हैं वैंडरवाल्स फोर्सेस। कौन से फोर्सेस रहते हैं, वैंडरवाल्स फोर्सेस। और वैंडरवाल्स फोर्सेस रहने की वजह से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसकी वैंडरवाल्स की रेडियस। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, करेक्ट बोल रहे हो आप, आपके सारे आंसर देखने जाए तो वैसे करेक्ट है, बट इसका प्रॉपर आंसर अगर पूछा तो नोबल गैसेस में हम लोग वैंडरवाल्स फोर्सेस देखते हैं, और वैंडरवाल्स फोर्सेस अगर रहते हैं तो यहाँ पे रेडियस सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर रहता है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड रहने की वजह से यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस बहुत छोटी, वैंडरवाल्स रेडियस बहुत बड़ी, तो खत्म, और कुछ मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं लग रही, ठीक है। अब सिमिलरली ऊपर वाले में भी अगर मैं तुम लोगों को एक नियॉन देता, ठीक है, तो तुम लोग बोलते कि सर नियॉन ये नोबल गैस है और नोबल गैस की रेडियस सबसे बड़ी रहती है, तो मैं ऐसा ऐसा साइन दूंगा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा ना, नहीं तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए चाहिए तो यहाँ पे लिख देना, नियॉन ये सबसे बड़ा रहता है। नियॉन क्या रहता है, सबसे बड़ा रहता है, ठीक है। क्यों, परफेक्ट, फर्स्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे नियॉन सबसे बड़ा रहने का रीजन सेम यहाँ पे रहती है वैंडर वाल्स रेडियस VR, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इज अलोंग अ ग्रुप, अलोंग अ ग्रुप, ठीक है। अब अलोंग ग्रुप तुम लोग मुझे क्या बोलोगे कि देखो सर अलोंग ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स जो रहते हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ शेल्स जब बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है, हम लोगों को इतना पता है। ऑल नोबल गैसेस है वैंडरवाल्स रेडियस, करेक्ट, हर एक नोबल गैस में वैंडरवाल्स रेडियस ही रहती है, ठीक है। तो अब अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे तुम लोग क्या बोलोगे, अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है, एकदम इजी है। तो चलो देखते हैं। अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ ग्रुप 1 के लिए, अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ अरेंज द ग्रुप 1 एलिमेंट्स, अरेंज ग्रुप 1 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो छोटे से बड़े की तरफ तुम लोग को लेके जाना है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, लिख दो डायरेक्ट पहले, ली ना, सॉरी, ली ना ई रब पे, फरियाद लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रांशियम इज अ नोबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें अगर मैं तुम लोगों को पूछूं विच वन इज द बिगेस्ट एटम एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट एटम, तो तुम लोग क्या बोलोगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 शेल्स रहते हैं, तो ये सबसे छोटा है,
एंड सीजियम सबसे बड़ा है। परफेक्ट, सबके आंसर्स करेक्ट है। कोई तो एससी सेंड कर रहा है, आराम से टाइप करो, घाई नहीं है। ओके, तो करेक्ट है सबका आंसर, प्रणव करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट, अगर मैं तुम लोगों को पूछूं व्हाट अबाउट ग्रुप 2 एलिमेंट्स, तो अगेन तुम लोग मुझे बोलोगे कि ग्रुप 2 में भी उनको ऊपर से नीचे पहले अरेंज करते हैं। तो बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। ठीक है, तो राजी ठीक है, अभी वो ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अब मुझे बताओ, यहाँ पे ऊपर से नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे एटम्स में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। बेरिलियम में 2 शेल रहते हैं, उसके बाद 3 शेल, 4 शेल, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये बढ़ते जाएंगे, करेक्ट बोल रहे हो। तो बेरिलियम सबसे छोटा रहेगा एंड धीरे धीरे नीचे जाते जाते ये बढ़ते जाएगा। किसी को भी इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब जरा देखते हैं ग्रुप 18 के बारे में। अगर ग्रुप 18 के बारे में मैं तुम लोगों को पूछूं, तो हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। अब इसमें भी तुम लोग सेम लॉजिक लगाओगे कि हीलियम 2 एक शेल वाला रहता है एंड रेडॉन ये 7 शेल वाला रहता है। 7 नहीं, इसमें 6 शेल रहते हैं ना, आई गेस 6 शेल वाला रहता है। ठीक है, तो 6 शेल मतलब ये सबसे बड़ा है रेडॉन, एंड हीलियम 1 शेल मतलब ये सबसे छोटा है। एनी प्रॉब्लम? इसमें और एग्जांपल्स चाहिए कि सफिशिएंट हो गया, सबको समझ में आ गए? बस ना, ठीक है। तो सेम होने वाला है, नीचे जाएंगे तो रेडियस बढ़ते जाएगी। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या बाय हार्ट करना है, तो तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल बाय हार्ट रखना है। ठीक है, तो ठीक है, चलो एक्सेप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक्सेप्शंस देखते हैं। अब एक्सेप्शंस में तुम लोगों को याद रखना है कि हमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सेप्शंस की तरफ जरा बढ़ते हैं। एक्सेप्शंस में तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेल्प करेगी। एक्सेप्शंस, एंड एक्सेप्शंस में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं 3D एलिमेंट्स। ठीक है, 3D एलिमेंट्स। अब 3D के एलिमेंट्स कौन से रहते हैं? याद रखो, 4th पीरियड में 3D के एलिमेंट्स आते हैं, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो स्कूटी वाले काका मने फेकोनी, कॉपर जिंक, ये इसका निमोनिक था। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले एटॉमिक नंबर पता रहने चाहिए। तो स्कैंडियम का रहता है 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड फाइनली 30। ठीक है, तो ये 21 से 30 तक के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताओ, हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते वक्त मुझे बताओ, एटॉमिक रेडियस बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? तो कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को जो एक्सपेक्टेड है, मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड दैट atomic radius डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीजेस। ठीक है, हाँ मेटालिक रेडियस वही, बट हम लोग एटम्स की रेडियस देखने वाले हैं, तो वो पहले मैंने जस्ट तुम लोगों को कैटेगराइजेशन बता दिया है। अभी हम लोग इसको इन जनरल एटॉमिक रेडियस ही बोलेंगे, एटम्स की रेडियस। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेक्टेड ये है कि एटम्स की रेडियस क्या होनी चाहिए, धीरे धीरे कम होते जानी चाहिए। मतलब स्कैंडियम सबसे बड़ा और जिंक सबसे छोटा, ये सबको समझ में आ रहा होगा। बट ऐसा होता नहीं है, इसलिए तो ये एक्सेप्शन है। तो ये एक्चुअल में कैसे होता है और क्यों होता है, वो हम लोगों को समझना है। तो इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखूं, तो इनमें एक कॉन्फ़िगरेशन तो कॉमन है, आर्गन 4s2 3d1, याद है? उसके बाद ये हो जाएगा 3d2, ये हो जाएगा 3d3, ये हो जाएगा 3d, ओके ये हो जाएगा 4s1 3d5 एंड वापस 4s2 3d5। ये सबको पता है, याद होगा। ठीक है, अब अगर मैं स्टार्टिंग में देखूं, तो डी ब्लॉक में, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में अगर देखूं, तो डी ब्लॉक के अंदर कैसे होता है वो देखते हैं। डी ब्लॉक के अंदर, सॉरी डी ऑर्बिटल के अंदर। अब डी ऑर्बिटल के अंदर तुम लोगों के पास 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 डी ऑर्बिटल्स मेरे पास प्रेजेंट है, और मैं इनिशियली क्या कर रहा हूँ, स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, टाइटेनियम में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ, इन दोनों को रहने के लिए अलग अलग सेपरेट रूम मिल रहा है,
तो इनके बीच में झगड़े, रिपल्शन कुछ होने वाला है क्या? तो यहाँ पे रिपल्शन एंड ऑल कुछ नहीं हो रहा है। अगर रिपल्शन नहीं हो रहा है तो साइज क्या होगी? कम होते जाएगी, ठीक है। जैसे कम होनी चाहिए थी वैसे ही कम होते जाएगी। वैनेडियम में तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर एक जन अलग अलग रूम में रह रहा है, रिपल्शन की बात ही नहीं है। रिपल्शन की बात नहीं है तो एटॉमिक रेडियस आराम से कम होगी, जो हम लोगों को एक्सपेक्टेड है, ठीक है। क्रोमियम, क्रोमियम में भी 1 2 5 3d5 आ गया, तो 5 के 5 के लिए अलग अलग रूम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंगनीज 3d5 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एकदम सुंदर चालू है, सब जन आराम से बैठे हैं, ठीक है, कुछ रिपल्शन नहीं, कुछ नहीं। बट जैसे ही हम लोग आयन की तरफ बढ़े, आयन की तरफ हो गया 3d6। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मैंगनीज से आयन की तरफ जाते वक्त तुम लोगों का प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, ठीक है। मैंगनीज से आयन की तरफ जाते वक्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो प्रोटॉन की साइज सॉरी एटम की साइज क्या होगी? कम होगी। ये तुम लोगों को याद है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोटॉन बढ़ने की वजह से एटम की साइज कम होनी चाहिए थी, बट एक प्रोटॉन के साथ आयन में एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा, और वो कौन सा वाला? 3d6, मतलब यहाँ पे हो गया पेयरिंग। प्रोटॉन बढ़ने की वजह से साइज छोटी होनी चाहिए थी, बट इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने की वजह से रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से साइज वापस क्या हो जाएगी? थोड़ी बढ़ जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी भावनाएं कन्वे हो रही है सबके पास? प्रोटॉन बढ़ने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से साइज छोटी होनी चाहिए थी, बट इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से रिपल्शन हुआ, उसकी वजह से साइज वापस बढ़ गई। तो मुझे बताओ साइज बढ़ेगी, कम होगी या कांस्टेंट रहेगी? साइज बढ़ेगी, कम होगी या कांस्टेंट रहेगी? प्रोटॉन ऐड होने की वजह से रिपल, ओके, अपूर्वा करेक्ट आंसर है। बाकी के लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो। याद रखो, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया, जिसकी वजह से साइज क्या होगी? कम होगी, ठीक है। बट वैसे ही मैंने एक नेगेटिव चार्ज भी बढ़ाया, और उसकी वजह से रिपल्शन हुआ, रिपल्शन होगा तो रिपल्शन की वजह से साइज क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये कम होना बढ़ना दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, और साइज कांस्टेंट रहेगी। अपूर्वा, शुभम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज कांस्टेंट रहेगी, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव भी बढ़ रहा है और रिपल्शन भी बढ़ रहा है, तो एक दूसरे को मार दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऑलमोस्ट कांस्टेंट, याद रखो, ये ऑलमोस्ट वर्ड भूलना मत, यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाती है, ठीक है। अब सेम वे 3d7 कोबाल्ट में कैसे हो जाएगा? 3d7। अब 3d7 यहाँ पे अगर आ गया तो वापस तुम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से रिपल्शन भी बढ़ा, तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट ये वर्ड भूलना मत, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। वापस 3d8 हम लोगों ने एक प्रोटॉन बढ़ाया, बट एक प्रोटॉन के साथ मैंने एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ाया, जिसकी वजह से रिपल्शन हो रहा है, तो रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वापस कांस्टेंट, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे को मार दे रहे हैं, मार देने की वजह से साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। अब होगा महायुद्ध, यहाँ पे हो जाता है 4s1 और हो जाता है 3d10। अब मैंने एक ही प्रोटॉन बढ़ाया, बट रिपल्शन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने बड़े? तो रिपल्शन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स बड़े 2। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से देखो, मैंने 28 से सिर्फ 29 किया, एक प्रोटॉन बढ़ाया, तो साइज थोड़ी कम होनी चाहिए, बट रिपल्शन करने वाले 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तो साइज बढ़ेगी, कम रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्या होगी बताओ? अब क्या होगा? मैंने एक प्रोटॉन बढ़ाया, सोहम करेक्ट आंसर है, प्रणव करेक्ट आंसर है। सबको ये समझ में आ रहा है क्या? ये एक एक्सेप्शन है जिसका रीजन तुम लोगों को याद रहेगा तो और अच्छी बात है, अगर नहीं रह पाया तो ठीक है, बट स्टिल ठीक है। तो एक्सेप्शन का रीजन याद रखोगे तो इजी हो जाएगा। और फाइनली ये 4s2 3d10, इसमें भी साइज क्या होगी? तो ये बढ़ने वाली साइज बढ़ते ही जाएगी। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे? पहले 5 एलिमेंट में, साइज डिक्रीजेस, साइज क्या हो रही है? डिक्रीजेस। क्यों? बिकॉज नो रिपल्शन एंड इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, ठीक है। बाद में आयन से लेके निकल तक, साइज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, साइज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसका रीजन क्या दोगे? तो इसका रीजन दोगे जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, बट
डी इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी बढ़ रहा है, तो डी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी इंक्रीजेस। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक तुम लोगों को ग्राफ पूरा होगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉपर और जिंक में अचानक से साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। इसका रीजन क्या दोगे? Z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 1, ठीक है, बट डी इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इंक्रीजेस बाय 2, ठीक है। अब याद रखो, अच्छी अच्छी बुक्स में, अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक्स में इसका रीजन दिया नहीं है, और रीजन दिया भी होगा तो उसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, तो इधर मैंने जितना हो सके उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो इसका एक्चुअल जो सीक्वेंस है वो पूरा हम लोग लिख के ले लेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, तो याद रखो, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक साइज कम होनी चाहिए थी, ठीक है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड फिर मैंगनीज, ठीक है। यहाँ तक साइज धीरे धीरे क्या होते जानी चाहिए थी? कम कम होते जानी चाहिए थी, तो यहाँ पे साइज धीरे धीरे कम कम होते गई। फिर आता है फेकोनी, तो फेरस, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा तुम लोगों को ऐसे ही लिखना है, धीरे धीरे ये कम कम होते जानी चाहिए थी। हाँ, Cu और Zn का क्या हुआ, तो याद रखो कॉपर में भी रिपल्शन बढ़ गया। कॉपर में रिपल्शन बढ़ने की वजह से वो आयन और कोबाल्ट के बीच में जाके बैठ जाता है। कॉपर में रिपल्शन बढ़ने की वजह से वो आयन और कोबाल्ट के बीच में जाके बैठ जाता है, ठीक है। और जिंक में रिपल्शन बढ़ने की वजह से वो टाइटेनियम और वैनेडियम के बीच में जाके बैठ जाता है। मतलब क्या, तो इनकी साइज बढ़ गई अचानक से और वो बीच में जाके किधर तो बैठ गए। तो स्कैंडियम सबसे बड़ा, टाइटेनियम, जिंक, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। मैंगनीज के बाद आयन, ये ऐसे मत लिखना, ये ऐसे लिखना, ऑलमोस्ट सेम। आयन की साइज थोड़ी सी बड़ी रहती है कोबाल्ट से, कॉपर, और ये ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ हो जाता है, तो लिख दो ये पार्ट। आई होप तुम लोगों को ये एक्सेप्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर तुम लोगों को कभी कभार एक ग्राफ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर तुम लोगों को ग्राफ कैसे पूछा जा सकता है वो एक बार देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, तुम लोगों को यहाँ पे रेडियस दी है, ठीक है, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर 21 से लेके ये बीच में आ गया समझ लो 25, और ये फाइनली आ गया 30, ठीक है। तो 22 ज़्यादा डिस्टेंस रखते हैं, 22, 23, 24, 26, 27 एंड 28, ऐसा कुछ, ठीक है। अरे कॉपर वाला वापस समझाओ, देखो कॉपर वाले में और कुछ नहीं होता है, यहाँ तक 3d8 था, 3d8 तक ठीक है, एक प्रोटॉन बढ़ रहा था। देखो अगर तुम लोग मैंगनीज से 3d5 से जब 26 में जाओगे, तो 3d5 से 3d6 में जाते वक्त एक प्रोटॉन बढ़ता है, ठीक है। क्या बढ़ रहा है? तो एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, और एक प्रोटॉन के साथ एक रिपल्शन करने वाला इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। तो प्रोटॉन बढ़ने के बाद साइज कम होनी चाहिए, बट रिपल्शन बढ़ने की वजह से साइज वापस थोड़ी बढ़ गई। तो मैंगनीज और आयन की साइज ऑलमोस्ट क्या रह गई? ऑलमोस्ट सेम रह गई, ठीक है। अब वैसे ही कोबाल्ट निकल के लिए भी सेम होगा, बट जैसे ही तुम लोग निकल में से कॉपर में जाओगे, जैसे ही तुम लोग निकल में से कॉपर में जा रहे हो, तो प्रोटॉन एक बढ़ गया। प्रोटॉन बढ़ने की वजह से साइज कम होनी चाहिए थी, बट रिपल्शन करने वाले दो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, 3d10 हो गया डायरेक्ट, 3d8 से 3d8 हो 10 हो गया। तो रिपल्शन करने वाले दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो कॉपर की साइज जितनी कम हुई उससे ज्यादा बढ़ गई, तो कॉपर ज्यादा बड़ा हो गया। जिंक वैसे ही, जिंक में 4s में भी रिपल्शन होगा और 3d में भी रिपल्शन होगा, तो इसकी साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो टाइटेनियम और वैनेडियम के बीच में आ जाते हैं। दैट्स इट। तो देखो यहाँ पे तुम लोग क्या बोलोगे, ये ग्राफ कैसे आता है? तुम लोगों को नीचे डायग्राम में ग्राफ दिए रहेंगे, पहले से तुम लोगों को ड्रॉ नहीं करना रहता, याद रखो। तो तुम लोग बोलोगे कि देखो कैसे होता है भाई, ये ऐसे मस्त में 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24,
24 से 25 ऐसे कम कम होते जाते हैं, ठीक है। फिर 26, 27, 28 ये ऐसे ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखोगे इंक्रीमेंट दिख रहा होगा तुम लोगों को। मैंने 29 गायब कर दिया क्या? वाह, ओके। तो यहाँ पे जरा चेंज कर देना, मैंने 29 लिखा ही नहीं है, सॉरी। तो अब फिर क्या हो रहा है, 29 और 30 के केस में ये अचानक से ऐसे बढ़ जा रहे हैं, ये अचानक से ऐसे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो बस खत्म, यही अपना का ग्राफ है, ठीक है। तो चाहिए तो नाम लिख दो, तुम लोगों को ये इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को ड्रॉ भी नहीं करना ही है ऐसा कुछ। एग्जाम में तुम लोगों को सिर्फ टिक करने आंसर, ठीक है। ओके, तो लिख दो ये पार्ट। ये फर्स्ट एक्सेप्शन है हम लोगों का, ठीक है। इसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल के ऑलमोस्ट सारे के सारे एक्सेप्शंस कवर करते हैं, तो लिख दो ये। सोहन, कॉपर का समझा क्या? याद रखो, निकल के केस में मैं यहाँ पे वापस जरा नीचे चाहिए तो डायग्राम बना के दे देता हूँ, ठीक है। याद रखना, निकल तक कैसे हो रहा था, रिपल्शन करने वाले एक एक इलेक्ट्रॉन ही ऐड हो रहे थे, 1 2 3 4। तो निकल में 28 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 28 इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिपल्शन करने वाला एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था, ठीक है। बट जैसे ही हम लोग निकल से कॉपर में जाते हैं, जैसे ही हम लोग निकल से कॉपर में जाते हैं, 1 2 3 4, तो रिपल्शन करने वाले पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो अचानक से 10 के 10 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करना स्टार्ट करते, तो रिपल्शन ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा बढ़ने की वजह से निकल से कॉपर के केस में एक अचानक से जंप आ गया, निकल से कॉपर के केस में एक अचानक से जंप आ गया, ठीक है। तो आई गेस कुछ लोगों को अभी ब्रेक चाहिए, तो ठीक है, एक छोटा सा ही ब्रेक लेंगे। 7:33 हुआ है, विल टेक अ ब्रेक टिल 7:40, ठीक है, एंड देन विल कंटिन्यू। चलो, छोटा सा ही ब्रेक है। किसी को अगर कुछ डाउट होगा तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। ना 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 सोहम, सोहन सॉरी, सोहम नहीं, सोहन, एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, याद रखो। यहाँ पे निकल से कॉपर में एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है, सिर्फ फर्क क्या आता है, तो निकल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 4s2 3d8, ठीक है, और यहाँ पे हो जाती है वो 4s1 3d10। आई गेस आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा के नहीं हुआ है, इसलिए आपको ये डाउट है। यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस है, मतलब दिस केस इज एन एक्सेप्शनल केस जो हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका पढ़ा के नहीं हुआ होगा, तो इसलिए ये डाउट होगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया है बीच में। लेक्चर होने के बाद मैं सारी की सारी ये इमेज तुम लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा जैसे हमेशा करता हूँ, तो डोंट वरी। बट हाँ, अभी से ही मेरे साथ ही नोट्स बनाओ। याद रखो, तुम लोग नोट्स बनाते ही रहो, और अगर कुछ पार्ट तुम लोगों का छूट रहा है तो उतना सिर्फ पेज छोड़ देना, और बाद में अपने फ्रेंड्स के थ्रू या फिर ये अगर पीडीएफ तुम लोगों के पास मिल रही है तो वो वहां से लिख देना, ठीक है।
आई होप तुम लोगों को अभी तक ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सेप्शन देखने वाले हैं। याद रखो जितने भी इसमें एक्सेप्शंस हैं वो सारे हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। तो मैं मेरी तरफ से सारे एक्सेप्शंस कवर कर दूंगा, तुम लोगों की तरफ से सारे एक्सेप्शंस याद रखने की मेहनत लेना सिर्फ, ठीक है। तो चलो एक्सेप्शन नंबर 2। और सारे एक्सेप्शंस कवर करने की वजह से ये चैप्टर थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट आगे के चैप्टर्स में तुम लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। तो अगेन एक्सेप्शन नंबर 2 अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स का, ग्रुप 13 एलिमेंट्स में एक्सेप्शन आता है ये, ठीक है। तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स में एक्सेप्शन कैसे आता है वो देखते हैं। तो अगर तुम लोगों को पता होगा ग्रुप 13 एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अब हम लोगों को एक्सपेक्टेड क्या है, सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन, बताओ यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो आई गेस तुम लोग बोलोगे कि थैलियम सबसे नीचे है तो सबसे ज्यादा शेल्स, तो थैलियम सबसे बड़ा है, बाद में इंडियम आएगा, फिर गैलियम की साइज बड़ी है, फिर एल्यूमिनियम और बोरॉन सबसे छोटा, ठीक है। तो ये हम लोगों को एक्सपेक्टेड है, ये हम लोगों को क्या है, तो ये हम लोगों को एक्सपेक्टेड है। बट मैंने तुम लोगों को बताया पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ शेल्स वाले में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है और वो ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे होता क्या है, बोरॉन के बाद आता है गैलियम और गैलियम के बाद आता है एल्यूमिनियम और उसके बाद आता है इंडियम, फाइनली आता है थैलियम। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, ये पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। और एल्यूमिनियम के पास 3 शेल और गैलियम के पास 4 शेल रहते हुए भी एल्यूमिनियम की साइज बड़ी है, याद रखना एल्यूमिनियम के पास सिर्फ और सिर्फ 3 शेल है, ठीक है, और गैलियम के पास टोटल 4 शेल है। बट ये यहाँ पे फिर भी इंटरचेंज हो जाता है। अब ये इंटरचेंज होने का रीजन हम लोगों को देखना है कि बाबा ये एग्जैक्टली हो क्यों रहा है, ठीक है। तो चलो देखने की कोशिश करते हैं। अब हम लोगों को सबको पता है ड्यू टू डी ऑर्बिटल, आपका आंसर करेक्ट है सोहम, बट ये एल्यूमिनियम में नहीं रहता, हाँ गैलियम में रहता है, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर है सोहम आपका। ओके तो यहाँ पे ये प्रोटॉन्स, ठीक है। अभी एल्यूमिनियम का मैं पिक्चर पहले पिक्चर ड्रॉ करने वाला हूँ। तो फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल, ठीक है। ओके ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो जरा इसको शिफ्ट करते हैं, नीचे ड्रॉ करते हैं। तो बीच में एक प्रोटॉन, ठीक है, फिर फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल, ठीक है। मैं जिस प्रपोर्शन में इसको ड्रॉ करने वाला हूँ उसी प्रपोर्शन में ड्रॉ करना, अच्छा खासा बड़ा आइटम, ठीक है, सो दैट तुम लोग इसको अच्छे से देख पाओ। ओके अब यहाँ पे अगर तुम लोगों को याद होगा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सेकेंड शेल में रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो फाइनली सबसे बाहर वेकेंट वैलेंस शेल में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया एल्यूमिनियम, ये क्या हो गया तुम लोगों का एल्यूमिनियम, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के बाद हम लोग जाने वाले हैं गैलियम की तरफ। अब गैलियम के केस में यहाँ पे बीच में आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब गैलियम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो देखते हैं। तो गैलियम का फर्स्ट शेल आया, गैलियम का सेकेंड शेल आया, फिर आया थर्ड शेल एंड फाइनली आया फोर्थ शेल, ठीक है। ओके अब अगर नोटिस करोगे मैंने इसकी साइज पहले से ही थोड़ी एल्यूमिनियम से छोटी बना दी है, ठीक है, सो दैट मैं तुम लोगों को ये बता भी पाऊँ कि हाँ ये एक्चुअल में छोटा है, दिख रहा है अभी हम लोगों को। तो गैलियम के फर्स्ट शेल में रहते हैं, सॉरी, गैलियम के फर्स्ट शेल में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। गैलियम के थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कोई बता पाएगा, गैलियम के थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो गैलियम के थर्ड शेल में आते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 18, ठीक है। गैलियम का एटॉमिक नंबर भी जिस किसी को पता नहीं होगा मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ये रहते हैं 5 13 31 49 81, ठीक है, ये इनके एटॉमिक नंबर है। तो गैलियम के आउटर मोस्ट में
ठीक है, गैलियम के आउटरमोस्ट में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखना चाहिए, एल्यूमिनियम में या गैलियम में? शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे दिखना चाहिए, एल्यूमिनियम में या गैलियम में? प्रणव, करेक्ट आंसर बोल रहे हो। सोहम, आपका आंसर करेक्ट है, बट जो मुझे एक्सपेक्टेड है वो नहीं है डायग्रामेटिकली। ठीक है, ओके। पूर्वा करेक्ट आंसर है, गैलियम में सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट दिखना चाहिए। गैलियम में सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट दिखना चाहिए, सोहन करेक्ट आंसर है। बट यहाँ पे होता क्या है, अगर तुम लोगों को गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद होगी तो मैं तुम लोगों को याद दिला देता हूँ। इसके पास टोटल रहते हैं 31 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, 3d10, 4p1। ठीक है, ये रहती है गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एंड मुझे बताओ, यहाँ पे ये जो डी के 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये शील्डिंग कैसे दिखाते हैं? ये अच्छी शील्डिंग दिखाते हैं या पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं? डी ऑर्बिटल कैसे शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं? तो इट शोज, करेक्ट बोल रहे हो सो हम, इट शोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये याद है ना? इट शोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, मतलब क्या, तो समझो एक आईपीएल की मैच चालू है। ठीक है, यहाँ पे से जो फील्डर है, सॉरी ये जो बैट्समैन है, ये यहाँ से बॉल फेंकने वाला है। अब बॉल फेंकने वाला है तो यहाँ पे देखो फील्डर एकदम मजबूत खड़ा है, बॉल बाहर जा ही नहीं सकता। ठीक है, बट हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 10 प्लेयर को पैसे देके खरीद लिया है। यहाँ पे जो 10 फील्डर्स मैंने खड़े किए, फील्डर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इनको मैंने मस्त में पैसा देके खरीद लिया है। अब मुझे बताओ, इनके बाजू से अगर बॉल जाएगा, ये पकड़ने की मेहनत लेने वाले क्या पैसे खाए भाई इन लोगों ने? तो ये पकड़ने की मेहनत नहीं लेंगे। तो सेम यहाँ पे ये कौन से दिखा रहा है, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहा है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट अगर ये दिखा रहा है तो मुझे बताओ, यहाँ से जब न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाने की कोशिश करेगा तो ये इसको रोकने की कोशिश करेंगे क्या? ये न्यूक्लियस को शील्ड करने की कोशिश करेंगे क्या, बोलो? तो ये 10 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट नहीं दिखाते। परफेक्ट, ठीक है। तो होता क्या है, एक्चुअल में एक्चुअल में बाहर की तरफ न्यूक्लियर चार्ज जाना नहीं चाहिए था, बट हम लोगों के जो प्लेयर्स हैं वो पैसे खाए हुए हैं, तो बाहर की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज पहुंचता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? शील्डिंग इफेक्ट को तोड़ के, मतलब शील्डिंग इफेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, तो न्यूक्लियर चार्ज जो पहले बाहर नहीं पहुंचना चाहिए था वो अभी बहुत स्ट्रांगली बाहर पहुंच जाता है। और ये इतना स्ट्रांगली बाहर पहुंच जाता है कि अंदर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को एकदम अंदर की तरफ खींचता है, और अंदर की तरफ खींचने की वजह से इसकी साइज थोड़ी छोटी हो जाती है। मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, वो समझ में आया क्या, बताओ? तो अगर समझा होगा तो प्लीज यहाँ पे एक रीजन लिख दो नीचे। रीजन, 10 electrons in third shell of, ओके। किसी को तो रिपीटेशन चाहिए तो एक बार रिपीट कर देते हैं। याद रखो, मैंने जैसे बोला, होना क्या चाहिए था, यहाँ पे हम लोगों के पास अंदर की तरफ टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है। 18 के 18 इलेक्ट्रॉन्स एकदम भयंकर वाला शील्डिंग इफेक्ट दिखाना चाहिए, मतलब इनकी फील्डिंग एकदम मजबूत रहनी चाहिए। ठीक है, तो एक भी 4 या फिर 6 नहीं जाना चाहिए, मतलब अपना न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। तुम लोगों को पता है, जब कभी अगर एक्चुअल में ओरिजिनल प्लेयर खेल रहे हैं तो यहाँ पे 4 और 6 जाने के बहुत चांसेस कम रहते हैं, मतलब बाउंड्री जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने प्लेयर्स को खरीद लिया है, पैसे देके खरीद लिए, तो यहाँ पे ये फील्डिंग अच्छी करने वाले क्या, मतलब शील्डिंग अच्छे करने वाले क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसके बाजू में से भी अगर बॉल जाएगा ये रोकने नहीं वाला है, तो इसमें समझ लो बैट्समैन ने 6 मारा तो ये डायरेक्ट बाहर की तरफ पहुंच गया, अंदर कोई रोकने वाला प्रेजेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुअर शील्डिंग हो रही है। शील्डिंग इज काइंड ऑफ लाइक फील्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी शील्डिंग नहीं हो पा रही है, तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को एकदम टाइटली ग्रैब करेगा। टाइटली ग्रैब करेगा तो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे देखो, ये कंसेप्ट सबको समझा क्या पक्का? ये हम लोग वापस नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ते हैं, बट अभी के लिए सबको समझाइए हर एक जन। ओके, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल ऑफ
गैलियम आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ऑब्वियस है ये भी, ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब पुअर शील्डिंग के वजह से, एक मिनट मुझे जस्ट रीजन, इसका रीजन लिख देने दो, फिर मैं तुम लोगों को लिखने के लिए टाइम दे देता हूँ। पुअर शील्डिंग की वजह से इसका न्यूक्लियर चार्ज बाहर जा रहे हैं, जब कभी न्यूक्लियर चार्ज बाहर पहुंचता है तो उसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ विच, बिकॉज ऑफ विच जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। अब जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से देयरफॉर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, तो वो एटॉमिक रेडियस को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को अगेन डायग्राम तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर तुम लोगों के खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए तुम लोगों को ड्रॉ करना है तो तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स याद रखो, सिर्फ यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है जो पुअर शेडिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं, बट इनके वजह से भी गैलियम ही मैच जीत रहा है, उसकी साइज ज्यादा छोटी हो रही है, ठीक है। तो लिख दो ये। ओके चलो जल्दी जल्दी लिखो, हम लोग जरा स्लो जा रहे हैं एक्चुअली। ओके, तो अब नेक्स्ट एक्सेप्शन पढ़ने से पहले याद रखो, ये तुम लोगों के एटॉमिक रेडियस के मैं हर एक बता रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों के सिलेबस में एक्चुअल में 11th में बहुत कम सिलेबस पढ़ाया जाता है, बट मतलब पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि बाकी ये सारे तुम लोग ब्लॉक्स में वापस रिवाइज करते हो, बट मेरी आदत ये है कि पढ़ाना है तो एक ही टाइम पे एक बार पढ़ लो, सारा कुछ एक बार देख लो कि कितना है, फिर तुम लोगों को भी आइडिया आ जाएगी कि हाँ हम लोगों को इतना ही पढ़ना है या फिर इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इट विल बिकम अ लॉट इजियर, ठीक है। तो थर्ड एक्सेप्शन पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब याद रखना लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हम लोगों को 12th में पढ़ाया जाता है डीएनएफ ब्लॉक में, बट अगेन सेम डिवीजन यहाँ पे ही पढ़ने वाले हम लोग। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या रहता है, तो देखो लैंथेनाइड्स बीच में ही आ जाते हैं, तुम लोगों को पता है, मैंने तुम लोगों को बताया था 57 के बाद 71 तक, 57 एटॉमिक नंबर से लेके 71 तक एक्स्ट्रा के एलिमेंट्स आते हैं जो हम लोग नीचे फिट करते हैं, बट वो सारे के सारे कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, नहीं, थर्ड एक्सेप्शन एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तुम लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है, तो थर्ड एक्सेप्शन के पहले हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अलग से टॉपिक है, एक्सेप्शन का पार्ट ये नहीं है, ओके। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो मैंने तुम लोगों को बताया लैंथेनम के बाद टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, 14 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा के आ जाते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शन नहीं है, लिख दो चाहिए तो, नॉट एन एक्सेप्शन, नॉट एन एक्सेप्शन, ठीक है, नॉट एन एक्सेप्शन। बट अगला एक्सेप्शन पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा सो दैट मैं उसका तुम लोगों को रीजन बता पाऊँ। एक्सेप्शन हम लोगों को बाय हार्ट नहीं करने, हम लोगों को उनका रीजन पढ़ना है, ठीक है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो जैसे कि मैंने तुम लोग को बार बार बता रहा हूँ, लैंथेनम के बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एक्स्ट्रा के आ जाते हैं जो आने नहीं चाहिए थे बट आ गए, तो हम लोग वहां पे उसको कहाँ पे लिख रखते हैं, तो एफ ब्लॉक में रखते हैं, ठीक है। तो लैंथेनम के बाद कौन कौन आते हैं, लाल, शिर्यासा, प्रसाद, नंदू ने, प्राइम मिनिस्टर, नहीं ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, पहले श्रीमती आते थे, हम लोगों ने बोला था ना, तो श्रीमती, प्राइम मिनिस्टर, युरोपियन, गांधीच्या, टेबलावर दिला होता, इराकचा तंबाखू याकूब ने लुटला। अरे पहले प्राइम मिनिस्टर आता है, ओके सॉरी सॉरी,
पहले प्राइम मिनिस्टर पक्का। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर श्रीमती, तो लास्ट टाइम तुम लोगों ने मुझे चेंज करने बोला था ना, कि मैंने क्या पता, अभी याद नहीं मुझे। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर श्रीमती युरोपियन गांधीच्या टेबलावर दिला होता, ठीक है। तो नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोपियन गांधीच्या टेबलावर दिला होता। ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, याद रखो लैंथेनम के बाद हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, हैफ्मियम लिखते हैं। लैंथेनम के बाद हम लोग डायरेक्ट डी ब्लॉक में क्या लिखते हैं, हैफ्मियम लिखते हैं। मतलब डी ब्लॉक में अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो तुम लोग को ये जो 14 बीच में मैंने व्हाइट में इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स लिखे हैं वो दिखेंगे ही नहीं, वो वहां पे है ही नहीं, वो कहाँ पे है, नीचे की तरफ है। बट इनमें भी तो कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अब याद रखो ये एफ ब्लॉक में आते हैं, ये एफ ब्लॉक में आते हैं, मतलब इनमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है वो एफ ऑर्बिटल में जाने वाले, कहाँ पे जाने वाले, एफ ऑर्बिटल। तो जरा इनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं 57। जहां तक इलेक्ट्रॉन जाता है डी ऑर्बिटल में, उसके बाद ये नीचे लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं एफ ऑर्बिटल में। तो ये 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 ये आने ही नहीं चाहिए थे, बट ये एफ ब्लॉक में हम लोग रख दिए फिर भी, ठीक है। और फिर ये आ जाता है 72। तो यहाँ पे अगर तुम लोग नोटिस करोगे एटॉमिक नंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हम लोग ऐड करने वाले हैं वो एफ ब्लॉक में जा रहे हैं, जहां पे पुअर शील्डिंग की वजह से साइज और छोटी। तो मुझे बताओ लैंथेनॉइड्स में तुम लोग जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे, लैंथेनाइड्स में तुम लोग जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी। तो याद रखो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा कम होती है। क्यों कम होती है, बिकॉज यहाँ पे दो रीजन है, साइज डिक्रीजेस। हमारे टॉपिक के नाम में ही देखो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब वो लैंथेनॉइड की साइज कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगी, ठीक है। तो रीजन फॉर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिख देते हैं। रीजन, पहला रीजन अगर तुम लोगों को किसी ने पूछा तो तुम लोग बोलोगे देखो भाई न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, बराबर है कि नहीं, ये तुम लोग मेरे साथ हो। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है तुम लोगों का। अब सेकंड पॉइंट अगर तुम लोगों को किसी ने पूछा तो तुम लोग क्या बोलोगे, जो एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एफ ब्लॉक में जा रहा है या फिर एफ ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एफ ऑर्बिटल, ठीक है। अब मुझे बताओ एफ ऑर्बिटल में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो अच्छा है या बुरा है, तो एफ ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट बहुत बुरा है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, एफ ऑर्बिटल प्रोवाइड्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ओके, तो एफ ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट बहुत बुरा है, मान लिया, अच्छी बात है। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन ऐड हो रहा है, बट प्रोटॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो रहा ही नहीं है। एफ ऑर्बिटल बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट, मतलब पैसा खिलाया हुआ फील्डर आ रहा है, ठीक है, अच्छे खासे बैट्समैन आ रहे हैं, बट फील्डर जो आ रहे हैं वो पैसे खिलाए हुए हैं। तो मुझे बताओ प्रोटॉन का चार्ज बाहर जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज अगर बाहर जाएगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, देयरफॉर जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। एंड जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। देखो फॉलो हुआ सबको, अगर नहीं फॉलो हुआ तो तुम लोग इसको सिंपली इतने ही एक सिंपल लैंग्वेज में याद रख सकते हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। वो इतना भी तुम लोगों ने याद रख दिया तो भी सफिशिएंट है। ये बाकी का पॉइंट तो तुम लोग 12th में वापस स्टडी करोगे, तब तक तुम लोगों के केमिस्ट्री के कंसेप्ट और अच्छे हो गए रहेंगे, तो तुम लोगों को ये समझना और ईजी हो जाएगा। अभी ये 12th का पार्ट है, तो अभी के लिए बट ये याद रखना, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं जरा डी ब्लॉक की तरफ, ठीक है। तो एक्सेप्शन नंबर 3, अभी हम लोग एक्सेप्शन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं, विच इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो पहले लिख दो, लिखने के लिए तुम लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं, लिख दो, ये लिख दो, कंप्लीट करो। ए नहीं, आज जल्दी कैसे, आज तो लेक्चर भी वैसे भी लेट स्टार्ट हुआ है, तो आज तो उल्टा लेट छोड़ना पड़ेगा।
और वैसे भी कैसा है, हम लोगों का कवर अप का एक ही लेक्चर हो रहा है ना। आज तुम लोगों के इसके पहले कितने लेक्चर्स थे बताओ, इसके पहले कितने लेक्चर हुए हैं? ओके, तो तुम लोगों को कितने बजे खत्म करना है वो बताओ, तो कितने बजे हम लोगों को खत्म करना है? हाँ अभी। ओके, हाँ ठीक है, कुछ लोग हैं जो 8:30 बोल रहे हैं। ओके, कुछ लोग हैं जो 8:15 बोल रहे हैं। ओके, देखते हैं पहले हम लोग ये खत्म करते हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल रेडियस खत्म करते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अगर हम लोग जल्दी छोड़ेंगे ना रे, तो ये चैप्टर ऐसे ही लंबा होते जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट तुम लोगों को याद ही है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फिर कॉपी, निकल कॉपर जिंक। दूसरा क्या आता है, यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। तीसरा भी तुम लोगों को याद होगा, ला हफ्ता वरना रे उसामा से इराक में पिटवाऊंगा। ठीक है, तो ये सारे हम लोगों के निमोनिक्स शॉर्टकट तुम लोगों को याद ही होंगे, नहीं याद होंगे तो प्लीज बाय हार्ट कर लो उसको। ठीक है, अब यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे बताओ, हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अगर तुम लोगों को किसी ने पूछा टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी या कम होगी, बताओ। फर्स्ट, ये थर्ड शेल है, मैं यहाँ पे चाहिए तो ग्रुप के नाम भी लिख देता हूँ। ये ग्रुप 3 है, बाद में फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11 एंड 12। तो ऊपर से नीचे साइज क्या होता है, जब ये परफेक्ट साइज बढ़ते जाती है। तो तुम लोग मुझे क्या बोलोगे अगर मैं तुम लोगों को साइज पूछूंगा? ग्रुप 3 में लैंथेनम सबसे बड़ा और स्कैंडियम सबसे छोटा। अब ग्रुप 4 में क्या होता है वो जरा देखते हैं। देखो, ग्रुप 3 में लैंथेनम सबसे बड़ा था। ग्रुप 3 में क्या था, लैंथेनम सबसे बड़ा था। बट अभी थोड़ा पिक्चर अलग हो जाएगा। पिक्चर क्या अलग होगा वो देखते हैं। देखो, लैंथेनम सबसे बड़ा था, लैंथेनम के बाद सीरियम आया, सीरियम ने थोड़ी सी साइज छोटी की। ऊपर जाते हैं जरा, सीरियम कहाँ पे गया, हाँ, लैंथेनम के बाद सीरियम आया, सीरियम ने थोड़ी सी साइज छोटी की। प्रेसोडाइनियम ने और थोड़ी साइज छोटी की, नियोडाइनियम ने और की, प्रोमिथियम ने और की, समेरियम ने और की, यूरोपियन, गैडेलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम। तो साइज धीरे धीरे देखो, लैंथेनम से साइज क्या हो गई, 14 एलिमेंट्स से धीरे 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 कम करते गए। एफ ब्लॉक के 14 इलेक्ट्रॉन्स की साइज क्या होते गई, कम होते गई। यहां तक तुम लोगों ने फॉलो किया होगा। और उसके बाद हॉफ्नियम आया। अब मुझे बताओ, यहाँ पे देखते वक्त तो तुम लोगों को डायरेक्ट लैंथेनम के बाद हैस्मियम दिख रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में कैसा होता है, एक्चुअल में लैंथेनम के बाद ल्यूटेटियम तक बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं और उसके बाद हैस्मियम आता है। तो लैंथेनम की साइज बहुत बड़ी थी, एक्सेप्टेड, बट हैस्मियम की साइज बड़ी है क्या? नहीं, हैस्मियम की साइज अभी कम हो गई। मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, समझ में आया होगा सबको? तो इसके वजह से हैफ्नियम और जिरकोनियम, इनकी साइज हो जाती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल, और जिरकोनियम की साइज बड़ी। टेंटलम और नियोबियम की साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल इक्वल वैनेडियम की बड़ी। टंगस्टन और मोलिब्डेनम इक्वल, क्रोमियम बड़ी, सॉरी मोलिब्डेनम बड़ी। रेनियम और टेक्नीशियम बड़ा, मैंगनीज छोटा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तुम लोग क्या बोलोगे, ग्रुप 3 नॉर्मल, बट यहाँ पे जिरकोनियम, हैफ्नियम, नियोबियम, टैंटलम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, टेक्नीशियम और रेनियम, याद रखो इसके आगे वाले भी ये फॉलो करते हैं, बट हम लोग आगे वालों में ज्यादा नहीं देखते ये इफेक्ट। ये 5 पहले वाले 4 देखते हैं हम लोग। इन सब की साइज बन जाती है ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, इन सब की साइज ऑलमोस्ट इक्वल, साइज बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल, एंड इसी की वजह से हेंस दे आर कॉल्ड एज, हेंस दे हैव, ऐसे लिखते हैं पहले, हेंस दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड इसीलिए हेंस कॉल्ड एज
केमिकल ट्विंस, ठीक है। तो अगेन बिलीव मी, हम लोग हर एक एक्सेप्शन इसी चैप्टर में चबा के खा देंगे, ठीक है, सो दैट तुम लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो जो एक्सेप्शन का डर है वो नहीं रहेगा। सिमिलरली मैंने तुम लोगों को नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में बताया है, ये नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में हम लोग हर एक मॉलिक्यूल वहां पे ही पढ़ लेंगे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वैसे भी तुम लोगों को नहीं लगेगा। तो इन 2 चैप्टर्स में ही हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बंद कर देंगे। उसके बाद जब ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो तुम लोगों को ये सारी चीजें बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। तो लिख दो ये, खत्म कर दो ये। एंड विद दिस एटॉमिक रेडियस इज ओवर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आयनिक रेडियस। तो जरा प्लीज कोऑपरेट करो, जल्दी लिखो, बहुत स्लो जा रहे हो तुम लोग। ओके, एंड मैं एक्सप्लेनेशन के लिए अच्छा खासा टाइम फिर भी ले रहा हुआ, ऐसे भी नहीं है कि मैं एक्सप्लेनेशन बहुत फास्ट जा रहा हूँ, लिखते वक्त मैं जरा फास्ट लिखता हूँ, एक्सेप्टेड, बट एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैं अच्छा खासा टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक रेडियस। किसी को यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है ना, या फिर किसी को कुछ फास्ट लग रहा है या फिर कुछ? तो सेकंड टॉपिक, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड टॉपिक हम लोगों ने पहले क्या देखा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके ऊपर हम लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। सेकंड हम लोगों ने देखा एटॉमिक रेडियस, और उस पर तो एक्सेप्शंस भी है और बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हम लोगों ने अच्छे खासे कवर कर दिए। अब थर्ड हम लोग देखने वाले हैं आयनिक रेडियस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आयनिक रेडियस। अब आयंस रहते हैं 2 टाइप के, कितने टाइप के, तो 2 टाइप के। तो चलो पहले हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। आयंस, आयंस क्या होते हैं? आयंस आर चार्ज स्पीशीज, ये तुम लोगों को पता है, ठीक है। अब चार्ज स्पीशीज में 2 टाइप के आयंस मिलते हैं हम लोगों को, एक मिलते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस और दूसरे मिलते हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस। और पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम लोग बोलते हैं कटायन, बराबर बोल रहा है, जो कोई बोल रहा है कौन है ये, तो हम करेक्ट बोल रहे हो। एंड दूसरे मिलते हैं हम लोगों को अनायन। पॉजिटिवली चार्ज वाले को हम लोग बोलते हैं कटायन, एंड नेगेटिवली चार्ज वाले को हम लोग बोलते हैं अनायन, ठीक है। अब इन दोनों की साइज हम लोगों को देखनी है, ठीक है। अब सिंपल एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, मुझे बताओ, मेरे पास लिथियम था, +3, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इस लिथियम के बाहर वाले 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने लात मार के भगा दिया, ठीक है। अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड ऑल सबको पता है, ऐसा कोई नहीं है कि इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहती है वो पता नहीं है, ठीक है। इसको मैंने लात मार के भगा दिया, तो इसे हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन। क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन, ठीक है। अब इसको मैंने भगाने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो मेरे लिथियम के ऊपर चार्ज क्या आएगा? लिथियम के ऊपर चार्ज आएगा +1। मैं अभी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बहुत डायग्राम्स हो गई। लिथियम के ऊपर चार्ज आएगा +1। अब ये बाहर का इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो लिथियम के पास एक ही शेल बचा। मुझे बताओ, लिथियम के +1 चार्ज की वजह से इसकी साइज बढ़ेगी या कम होगी? लिथियम के +1 साइज के चार्ज की वजह से इसकी साइज बढ़ेगी या कम होगी? तो यहाँ पे साइज कम होती है। तो याद रखना, जब कभी कटायन फॉर्म होता है, रेडियस ऑफ कटायन इज स्मॉल, ठीक है, स्मॉलर देन एटम, ठीक है। और तुम लोगों ने इसका रीजन किसी ने तुम लोगों को पूछा, तो इसका रीजन तुम लोग क्या बोलोगे कि अरे भाई देखो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो रेडियस क्या हो गई? कम हो गई। तो तुम लोग इसका एक सिंपल रीजन दोगे, जेड इफेक्टिव यहाँ पे जो है वो बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव यहाँ पे जो है वो बढ़ रहा है। एनी प्रॉब्लम? अब अनायन देखते हैं, +9 मतलब तुम लोग फ्लोरीन ले रहे हो। फर्स्ट शेल में तो इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक बाहर से इलेक्ट्रॉन तुम लोगों ने भी ऐड किया, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी तुम लोगों को भी पता है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में +9 ही है, सॉरी प्रोटॉन तो +9 ही है, फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। एंड अभी सेकेंड शेल में जो है वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये करेंगे रिपल्शन। इनमें रिपल्शन होगा तो साइज बढ़ेगी या कम होगी? बताओ मुझे। इनमें रिपल्शन होगा, ये बन गया तुम लोगों का फ्लोरीन का माइनस चार्ज, ये F- है। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में साइज, रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ेगी, परफेक्ट। तो तुम लोग क्या बोलोगे? अनायन की साइज is bigger than
एटम, ठीक है। तो अनायन की एटम से जब हम लोग अनायन बनाएंगे तो साइज बढ़ेगी, और जब अनायन एटम से हम लोग कटायन बनाएंगे तो साइज कम हो जाएगी। अब इसका रीजन अगर तुम लोगों को पूछा तो व्हाट यू गाइस विल से, कि देखो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज अगर कम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ। नेगेटिव चार्ज बढ़ा मतलब क्या, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ। इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हम लोग बोल सकते हैं, बट हम लोग को साइंटिफिक आंसर देना रहता है। तो यहाँ पे तुम लोग बोलोगे जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। अब हुआ क्या, पहले ये +9 का चार्ज बाहर के 7 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर था, अब ये +9 का चार्ज बाहर के 8 इलेक्ट्रॉन में शेयर हो गया। एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन आने की वजह से पॉजिटिव चार्ज शेयर हो गया। शेयर होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता है। तो तुम लोगों को रिलेशनशिप हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ देना है, बाकी तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो अगर मैंने तुम लोगों को पूछा बिटवीन रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ कटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन, ठीक है, 1 2 3, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस या फिर रेडियस इन जनरल, ठीक है। तो तुम लोगों को मुझे सिर्फ आंसर भेजना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 या फिर 3 2 1 या फिर और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन होगा वो, तो हम करेक्ट आंसर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही भेजना सब जन। तो हम का आंसर करेक्ट है। ओम, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं किए, बाकी आपका आंसर नहीं, आपने भी कुछ तो गड़बड़ किया आई गेस। प्रणव, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं की है, बाकी आपका आंसर करेक्ट है, आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर सेंड कर दिए। तो हन, आपका आंसर भी करेक्ट है, बट अगेन आपने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं किए। मीत एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी फॉलो किया आपने। इशिता, आपका भी आंसर करेक्ट है, बट आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं किए। सब जन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हो, इतना याद रखो सिर्फ। देखो कटायन की साइज क्या होती है, कटायन की साइज डिक्रीजेस, अनायन की साइज क्या होती है, इसकी साइज बढ़ जाती है। तो एटम में से जब तुम लोग इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो साइज कम हो जाएगी। तो सबसे छोटी साइज किसकी, तो सबसे छोटी साइज रहती है कटायन की, याद रखो। कटायन की साइज एटम से छोटी रहती है, स्मॉलर देन एटम, ठीक है। तो पहले आएगा कटायन, उसके बाद आएगा एटम, और उसके बाद अनायन की साइज बिगर हो जाती है, तो उसके बाद आएगा अनायन। और इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे छोटा वाला सबसे पहले आएगा, सबसे बड़ा वाला सबसे बाद में आएगा। तो यहाँ पे चाहिए तो लिख देना इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, तो सबसे छोटा वाला सबसे पहले आना चाहिए एंड सबसे बड़ा वाला सबसे बाद में आना चाहिए, इसे हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। और ये एंट्रेंस में इनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि राइट डाउन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, और तुम लोग को ये दो ऑप्शन देंगे। तुम लोग तो वहां पे बोलोगे अबे यार ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ये ऐसे कैसे। तो तुम लोगों को इतना याद रखना है कि ये जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और ये जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर देखोगे तो यहाँ पे डिक्रीज, ओके मैंने साइन सेम रख दिए, सॉरी। तो ये ऐसा आता है, ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम टू सेम है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सेम है, बट ऑप्शन ए में तुम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर दिए, बढ़ते जाने वाली ऑर्डर दिए, और ऑप्शन बी में तुम लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर दिए। एंड बिलीव मी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी फालतूगिरी भी वो लोग करते हैं बहुत सी बार, ठीक है। तो तुम लोगों को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का डिफरेंस बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए, दैट्स इट। तो 8 सवा 8 बज गए, 8:15 हो गए, तो विल स्टॉप ओवर हियर, सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड नेक्स्ट टाइम मैं लेक्चर कैंसिल नहीं, मतलब और जल्दी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। हम लोग पूरा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो विद दिस विल स्टॉप ओवर हियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। बाय सर।